मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। मैम योर माइक इज म्यूटेड। ये एक्चुअली डिस्कनेक्ट हो जाता है बीच में, फिर म्यूट हो जाता है। मैं पूछ रही थी स्पिरिट डी कॉर्प्स क्या है। हम लोग अभी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, मैं यहीं से डिस्कस कर रही थी, मेरे ख्याल से आवाज जा रहा होगा, अगर नेटवर्क होगा तो बोलो। टीम वर्क। बिल्कुल, कैसे लिखा है इसको? अब स्पिरिट डी कॉर्प्स में तुमने 3 लाइन में लिखा होगा तो ठीक है, सही है, कुछ गलत नहीं है उसमें, क्योंकि इसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं ज्यादा, ठीक है ना, इसके ऊपर आप ज्यादा लिख नहीं सकते, लेकिन जहां स्कोप है वहां पे लिखो। सेंट्रलाइजेशन, Command should be taken from one place. ठीक है, हाँ। All the decisions are made at one point, but all the important decisions are made at one point. The rest other decisions can be taken at different level of hierarchy. जिनका जो काम वो ले सकते हैं, ठीक है। सारे मैनेजमेंट है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क पूछना नहीं है, वो तो ऑलरेडी हो चुका है। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट 4 बोल दो। मल्टीडिसिप्लिनरी, ठीक है, मल्टीडिसिप्लिनरी, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। ओके, प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट किस किस ने लिखा है? 14 में 6 तो यही लिखा हुआ है, 5 है ना, 5 तो यही लिखा हुआ है क्वेश्चन के ऊपर। स्केलर चेन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एंड सेंट्रलाइजेशन, राइट। 4 तो यही लिखा हुआ है, बाकी आप लोगों को 5-6 अपने मन से लिखा है। क्या हुआ? चलो ठीक है, ओके क्लास, अब आगे बढ़े। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट वी आर डन विद दैट। टाइम नहीं है, अच्छा ठीक है, ठीक बताया, ठीक है, टाइम नहीं है। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट हम लोगों ने किया था या नहीं किया? आप लोग का इसके बाद कोई क्लास है? फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या है? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल। बस आपस में बात नहीं करें। क्या हो गया? ठीक है, एक्सक्यूज मी क्लास, प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा बता देती हूँ मैं ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट क्या है, ठीक है। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट भी क्लासिकल अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट का थर्ड रूप है जो मैक्स वेबर ने दिया है। ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट हमेशा बहुत बड़ा साइज का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, लार्जर साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट अप्रोच उन्होंने सजेस्ट किया था, क्योंकि जहां पे आपका बहुत बड़ा है वहां पे कोऑर्डिनेशन में, वहां पे कंट्रोल करने में डिफिकल्टी आती है। इसीलिए इन्होंने कुछ सिस्टम्स दिए हैं जहां पे आप सिस्टमेटिकली उसको अगर अप्लाई करें, इम्प्लीमेंट करें, तो आप उस तरह के बहुत लार्जर साइज के ऑर्गेनाइजेशन को भी स्मूथली कंडक्ट और कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे पहला आपको मालूम है, मैंने पहले ही बताया था, डिवीजन ऑफ वर्क सब में कॉमन है, यानी क्लासिकल अप्रोच में हर एक थियोरी में डिवीजन ऑफ वर्क कॉमन है। तो इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। अब डिवीजन ऑफ वर्क किसी को नहीं समझ में आया तो पूछो, है नहीं है, ठीक है। हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, हायरार्की ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है क्लियर कट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसको कितनी जिम्मेदारियां दी गई है और किसको कितने
ऑथोरिटी दी गई है उस काम को अकम्पलिश करने के लिए या फिर उस काम को डेलीगेट करके दूसरे से करवाने के लिए। ये क्या होना चाहिए, टॉप टू बॉटम बिल्कुल प्री डिफाइंड होना चाहिए, ताकि कोई भी इनसबऑर्डिनेशन ना करे, कोई भी ये किसी के आदेश की अवहेलना ना करे कि हम ये काम नहीं करेंगे। आप कौन होते हैं ऑर्डर देने वाले, समझ में आया? तो पूरा क्लियर कट ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा तो आपको मालूम होगा कि मेरे से कौन कौन सीनियर है जो मुझे इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, मुझे काम डेलीगेट कर सकते हैं और मुझे ये काम करना है। इसीलिए वेल डिफाइंड ऑथोरिटी एंड हायरार्की ऑफ ऑथोरिटी होना चाहिए, सो दैट आप कंट्रोल कर सके और सबऑर्डिनेट को गाइड कर सके। ठीक है, उनके बीच में टास्क को डिस्ट्रीब्यूट और डेलीगेट कर सके। डेलीगेट करने का मतलब होता है अपना लोड किसी और के साथ शेयर करना, यानी मुझे बहुत काम करना है तो मैंने आपको भी दे दिया कि थोड़ा सा तुम भी, थोड़ा सा तुम भी। समझ में आया? ये डेलीगेट वही कर सकता है जिसके पास प्रॉपर अथॉरिटी है, अदरवाइज कोई और आपका देगा तो आप बोलेंगे हम क्यों करवाओ तुम्हारे से, है ना, बोलेंगे ना। इसीलिए ये क्लियर कट हायरार्की ऑफ अथॉरिटी होना चाहिए। समझ में आया? हिमांशु आप म्यूटेड है लेकिन आवाज आ रही थी वहां से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सिस्टम ऑफ रूल्स। यही अभी हमने पूछा था, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट में रूल्स एंड रेगुलेशंस आर रिजिड, ठीक है ना, स्ट्रिंजेंट या स्ट्रिक्ट, जो भी बोलो सब सही है, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है जो इक्वली एप्लीकेबल होता है थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? ताकि आपका यूनिफॉर्म रूल्स एंड रेगुलेशन, यानी एक जैसा रूल एंड रेगुलेशन क्या करता है, कॉन्फ्लिक्ट हो गया बातचीत। जो यूनिफॉर्म रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है वो दूसरों के कंडक्ट को कंट्रोल करता है, क्योंकि अगर आप किसी के साथ मान लो कि कोई एक तरह की प्रॉब्लम में आप किसी को सजा देते हो और किसी को नहीं देते हो तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, वैसे जगह पे प्रॉब्लम होगा। अगर आपका एक प्रॉब्लम के लिए, एक गलती के लिए, एक मिस्टेक के लिए एक जैसा पनिशमेंट है, एक जैसी पेनल्टी लगाई, तो फिर आगे से कोई प्रॉब्लम होगा, पता रहेगा कि इस गलती का ये रिजल्ट है, ठीक है ना, ये आउटकम है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसीलिए इन्होंने कहा था कि एक जैसा रूल एंड रेगुलेशन होना चाहिए, एक जैसा गलती पर एक जैसा पनिशमेंट होना चाहिए। तो क्या होगा, आप आसानी से डिसिप्लिन को वहां पे मेंटेन कर सकते हो, नहीं तो डिसिप्लिन मेंटेन करने में मुश्किल होगा। इसीलिए सिस्टम ऑफ रूल शुड बी वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी रिजिड, शुड नॉट बी फ्लेक्सिबल। टाइम आने पे आपने उसको चेंज कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी को सपोर्ट करते हुए एक दूसरा पॉइंट भी था, इम्पर्सनल रिलेशनशिप। इम्पर्सनल रिलेशनशिप, पर्सनल मतलब व्यक्तिगत, ठीक है, लेकिन इम्पर्सनल मतलब व्यक्तिगत नहीं होना। यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप काम करते तो भले ही वो आपका भतीजा हो, आपका बेटा हो, या आपके घर से कोई भी हो, आपका पड़ोसी हो, रिलेटिव हो, उसके साथ आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, इम्पर्सनल, यानी व्यक्तिगत नहीं रहेगा, प्रोफेशनल रिलेशनशिप होगा। आपके और उसके बीच में सिर्फ सीनियर और जूनियर का संबंध होगा। ऑफिस में कलीग्स का या फिर जो जूनियर या सबऑर्डिनेट का रिलेशन होता है वही होगा। क्यों? ऐसा इसलिए होना चाहिए ताकि आप फेवरिज्म ना करें, क्योंकि जब आप पर्सनल रिलेशनशिप बनाइएगा तो आप क्या कर सकते हैं, हो सकता है उसको ज्यादा नंबर दे दे, ठीक है ना, और उसको कम नंबर दे दे सेम जैसा लिखने के लिए। सिस्टम ऑफ रूल भी नहीं सपोर्ट करेगा। इसीलिए इम्पर्सनल रिलेशनशिप होगा तो जो डिजर्विंग कैंडिडेट है आप उसको प्रमोट करोगे, उसको आप बोनस दोगे या उसको आप इंसेंटिव्स दोगे या उसको जो भी बेनिफिट होगा आप उसको देंगे, ना कि आप रिलेशन के बेसिस पे जो आपका सगा संबंधी है आप उसको प्रमोट कर रहे हो या कुछ भी आप उसको एडवांटेज दे रहे हो अपने पोजीशन का। समझ में आया? इसीलिए वहां पे रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए, फॉर्मल होना चाहिए, इम्पर्सनल होना चाहिए। पर्सनल रिलेशनशिप को उन्होंने अवॉइड करने के लिए कहा था। एंड द फाइनल वन इज ऑफिशियल रिकॉर्ड। ऑफिशियल रिकॉर्ड मतलब आप जो भी काम करते हो उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी है। समझ में आया? उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना क्यों जरूरी है, तो उन्होंने दो रीजन बताया था। एक तो आपका फ्यूचर रेफरेंस हो जाएगा जब आप फाइलिंग करते हैं, जब आप हर चीज को लिख के रखते हैं, ठीक है, तो आपको बाद में कभी भी जरूरत पड़ता है तो आप उसको निकाल करके चेक कर सकते हैं कि हमने उस समय क्या किया था। मान लो कि सिमिलर प्रोजेक्ट पे आपको फ्यूचर में काम करने का ऑर्डर आ गया, तो आप कैसे करेंगे,
मैं आवाज में कौन बोल रहा है, कहाँ से आवाज आ रहा है, मुझे ये भी मालूम है, ठीक है। मैं क्या बोल रही थी, ऑफिशियल रिकॉर्ड, तो आपका रिकॉर्ड मेंटेन करना इसलिए जरूरी है ताकि फ्यूचर में जब आप वही काम करेंगे तो आपके पास एक पास पॉइंट ऑफ रेफरेंस रहेगा, रेफर कर लेंगे। मान लो उसी काम को करने के लिए 50 लोगों की जरूरत हुई थी, तो नेक्स्ट टाइम आपको पता रहेगा कि 50 लोग से ये काम हो जाएगा, 10 दिन में ये काम हो जाएगा, और अगर महंगाई बढ़ गई है तो उस समय इतने में ये काम खत्म हुआ था, तो नेक्स्ट टाइम में कितना परसेंट हाइक कर दे इस बजट में कि ये काम हम खत्म कर सकते हैं। एक ऑलरेडी आपके पास रेफरेंस पॉइंट था जिसमें थोड़ा प्लस माइनस करके आप आगे का काम कर सकते हैं, राइट। इसीलिए ऑफिशियल, और एक वजह है, सरकारी पैसा है, ठीक है ना, या फिर ऑर्गेनाइजेशन का पैसा है। ऑर्गेनाइजेशन के पैसे को जब आप यूटिलाइज कर रहे होते हैं तो आपके पास एक डिटेल होना चाहिए, अदरवाइज कल को कोई भी डिपार्टमेंट का आदमी आपके ऊपर एलिगेशन लगा सकता है कि आपने इस पैसे को पर्सनल काम से खर्चा किया है, राइट। जब आपके पास एक डिटेल डेटा है तो आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो, और कह सकते हो कि देख लो मेरे पास एक एक चीज का रिकॉर्ड रखा हुआ है, कहाँ पे कितना पैसा खर्चा हुआ है। समझ में आया? इसीलिए ऑफिशियल रिकॉर्ड को मेंटेन करना जरूरी है। लेकिन ये पांचों पॉइंट, इसके ना बहुत सारे एडवांटेजेस भी है। इस पांचों पॉइंट के एडवांटेजेस है और इस पांचों पॉइंट के डिसएडवांटेजेस है। नॉर्मली वी आर ह्यूमन बीइंग, ठीक है ना, हमको पता है सारे कानून को कैसे तोड़ा जाता है, ठीक है ना। तो जब मैक्स वेबर ने ये 5 नियम बनाया था तो उन्होंने अच्छे एस्पेक्ट को देख करके बताया था। इसके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है, जितने मैंने आपको बताए, इंपर्सनल रिलेशन का आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखा, आपको ऑफिशियल रिकॉर्ड कीपिंग का पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखा, आपको सिस्टम ऑफ रूल्स का पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखा कि रूल्स अगर रहेंगे यूनिफॉर्म तो कोई कॉन्फ्लिक्ट या फ्रिक्शन नहीं होगा, आपको डिवीजन ऑफ वर्क ऑलरेडी मालूम है, ठीक है। तो आपको सारे पॉइंट्स के पॉजिटिव एस्पेक्ट थोड़ा बहुत मैंने बताया, लेकिन सारे पॉइंट के नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। और जब हम कंपेयर करेंगे, जब मैं आपको बताऊंगी, तो डिसएडवांटेज का पलड़ा ज्यादा भारी है, क्योंकि इसको कौन यूज कर रहा है, इस सिस्टम ऑफ अप्रोच को हम लोग यूज कर रहे हैं, और हमको मालूम है कि हर प्रॉब्लम का काट कैसे निकालना है, ठीक है ना। कैसे इस चीज को गलत और इस चीज को सही के लिए यूटिलाइज करना है, कैसे इस चीज को एकदम ऐसा कर देना है कि सिर्फ हमारे फेवर में बात आ जाए और ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में नहीं जाए। तो डिसएडवांटेजेस जब हम इसके पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा इसके डिसएडवांटेजेस हैं। आज नहीं, नेक्स्ट क्लास में एडवांटेज और डिसएडवांटेज डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी अटेंडेंस बना लेते हैं।